स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है प्लेन क्रैश के बारे में। इंडियन एयरफोर्स का एक कार्गो प्लेन है AN-32, उसमें क्रैश होने की वजह से डिफेंस फोर्स के कुछ पर्सनल हैं उनका कैजुअलिटी हुआ है। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तो प्लेन के कुछ फीचर्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे चांसेज काफ़ी कम है कि यूपीएससी के द्वारा इस तरीके से प्लेन के जो फीचर हैं उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए। स्टूडेंट्स, इस प्लेन को डिज़ाइन किया गया था सोवियत एरा के समय में, तो हो सकता है कि प्लेन का जो टाइम पीरियड है वो कंप्लीट हो चुका हो, क्योंकि सोवियत एरा के समय में ये डिज़ाइन हुआ था और इसको डीकमीशन करने का जो समय है वो हो चुका हो और स्टिल ये फंक्शन के अंदर में हो। ट्विन इंजन का जो कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर ये जो प्लेन है वो वर्क किया करता है। ट्विन इंजन इसके अंदर में प्रेजेंट है, वो हुआ करते हैं। टर्बोप्रोप का जो टेक्नोलॉजी है वो भी इस प्लेन के द्वारा यूज किया जाता था। टर्बोप्रोप का जो टेक्नोलॉजी है जो कि बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज किया करते हैं। आप देखिए कि प्लेन से जो एग्जिट करने वाला जो फ्लूम है उसको यहाँ पे टरबाइन के रोटेट के लिए यूज किया जाए तो उसको टर्बोप्रोप है वो बोला करते हैं, जो इस प्लेन के द्वारा यूज है वो किया जाता था। इंडियन एयरफोर्स के एक और जेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, MiG-21 के बारे में, जो कि प्रेजेंट समय के अंदर तो सर्विस के अंदर नहीं है। बट आप देखिए कि लार्जर नंबर के अंदर में MiG-21 है, उसके क्रैश का जो न्यूज़ है जो हम अर्लियर ईयर्स के अंदर में रीड किया करते थे। अराउंड 800 के आसपास जो MiG-21 है जिनको कि सर्विस के अंदर में इंडेक्ट किया गया था, इसमें 50% के पास में जो 400 के आसपास ऐसे MiG-21 हैं जो कि क्रैश हुए थे, उनका जो कैजुअलिटीज़ हैं वो हुई थी। तो ये हमारा जो जो एयरफोर्स है उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ था, प्लेन के बारे में हमने रीड किया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया का ये न्यूज़ है कि वहाँ पे एग्रीमेंट है वो साइन किया जाएगा, डील है उसको साइन किया जाएगा यूएसए और ईरान के द्वारा। यूएसए और ईरान के द्वारा जो डील है वो यहाँ पे साइन होगा। कल के न्यूज़पेपर में हमने रीड किया था कि यूएस के लीडर के द्वारा तो क्लेम किया गया था डील के बारे में, बट ईरान का जो लीडरशिप है उन्होंने डिनाई किया था कि किसी भी तरीके से जो डील है वो यहाँ पे नहीं साइन होगा। बट आप देखिए कि कोई प्रोग्रेसिव यहाँ पे अटैम्प्ट हुआ है, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है, क्योंकि ईरान के कुछ फंड हैं जिनको कि रिजर्व कर लिया गया था, जिनको कि फ्रीज कर लिया गया था यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा। उनके द्वारा भी आप देखिए कि उनको अनलॉक किया गया है। ईरान के जो फंड हैं वो वहाँ पे रिलीज होंगे उनके लिए। ईरान का एक और क्लेम था कि उनको कुछ यहाँ पे कंपनसेट के अंदर में पैसा है वो प्रोवाइड किया जाए, तो यूएसए ने पैसा देने से तो मना किया है कि कोई भी मनी है वो आपको नहीं दिया जाएगा, बट आपका जो पैसा यूएस के जो बैंक से जहाँ पे फ्रीज हुआ था, जहाँ पे उसको लॉक कर दिया गया था, उसको अनलॉक है वो कर दिया जाएगा। वो जो फंड है वो आपको यहाँ पे जो फंक्शनली वे के अंदर में ट्रांसफ़र होगा। ईरान के द्वारा क्या प्रॉमिस किया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रीओपन कर दिया जाएगा। स्टेट ऑफ हॉर्मुज यहाँ पे रीओपन सिचुएशन के अंदर में रहेगा कम्प्लीटली। और ईरान के जो न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर वेपन है जिसका क्लेम था, तो उसके रिगार्डिंग में भी यहाँ पे एक स्टेटमेंट है। बट आप देखिए कि डेवलपमेंट क्या होता है, डील कैसे साइन होता है, उन सब जो जो पैरामीटर्स हैं, जो जो पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर में ये कम्प्लीटली डिपेंड है वो करेगा। बट एक पॉजिटिव न्यूज़ है अगर यहाँ पे डील साइन होता है तो, क्योंकि हमारे कंट्री के लिए जो फ्यूल का जो सप्लाई है, जो गैस का जो सप्लाई है, उन कंट्रीज से आया करता है जो कि फुली फंक्शनल वे के अंदर में आ सके। हमारे यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्री हैं जो उन कंट्रीज से आने वाला जो गैस है उसके ऊपर में डिपेंड किया करती हैं। जब अगर हम टाइल मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में रीड करें, आप देखिए कि मोरबी नाम की एक जगह है गुजरात के अंदर में जहाँ पे टाइल का जो इंडस्ट्री है वो वर्क किया करती है, और वहाँ से जो वेस्ट एशिया से जो सप्लाई करने वाला जो गैस है उसी के ऊपर में वो इंडस्ट्री है वो कम्प्लीटली डिपेंड किया करती है। तो वहाँ पे भी जो फंक्शनिंग है, जो कम्प्लीटली स्टॉपेज हुआ था, जो 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 वर्किंग प्रोसेस है वो फिर से रिस्टार्ट है वो हो सके। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है स्टूडेंट्स पोलो के बारे में, कि जयपुर क्लब के नाम से एक पोलो का क्लब है, कहाँ पे, दिल्ली के अंदर में। जो कभी आप देखिए कि जयपुर के जो रूलर हुआ करते थे सवाई मानसिंह सेकंड, उनके द्वारा डोनेट किया गया था दिल्ली के अंदर में, और उसका जो नाम है वो रखा गया है जयपुर पोलो क्लब। जयपुर के अंदर में आपको स्टिल आप देखिए कि पोलो का जो एक्टिविटी है, पोलो का जो गेम है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, जो लार्जर पार्ट ऑफ कंट्री के अंदर में हमारे नहीं हुआ करता है। अब आपको इसके बारे में क्या जानकारी होना चाहिए, सेंटर के द्वारा उस क्लब को यहाँ पे उस ग्राउंड को टेक ओवर है वो किया गया है, उसको यहाँ पे न्यूज़ के अंदर में मेंशन किया गया। पोलो के बारे में जब भी हम रीड करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री के अंदर में आपने चौगान नाम का एक गेम है, चौगान नाम का एक गेम है, उसके बारे में आपने रीड किया होगा।
कभी आप देखिए कि मेडिवल हिस्ट्री में जो स्लेव डायनेस्टी जब पावर में आती है, स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी भी जिसको बोला करते थे, तो स्टूडेंट्स उनका जो फर्स्ट रूलर हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक नाम से जो पर्सन हुआ करते थे, उनके जो फर्स्ट रूलर हैं, इन पर्सन का जो डेथ हुआ था वो चौगान खेलते हुए ही, पोलो का जो गेम खेलते हुए ही होता है लाहौर के वहाँ पे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो डेथ है वो इस गेम को खेलते हुए हुआ था। चौगान इसका एक अलग से नेम है। आपको जो पोलो नाम का जो ओरिजिन है वो मणिपुर के वहाँ से मिलेगा, कि मणिपुर के वहाँ पे जब इस गेम को खेला करते थे तो इसको पोलो का नाम दिया गया है। हॉर्स को यूज करते हुए यहाँ पे जिस तरीके से हॉकी जिस तरीके से खेला जाता है, जिस तरीके से गोल उसमें करना होता है, उसी तरीके से यहाँ पे हॉर्स के ऊपर में ये गेम है वो आपको खेला जाता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के बारे में है। वहाँ से जो पासिंग आउट होने वाले जो पर्सन हैं उनके फैमिली मेम्बर से ग्रीट करते हुए यहाँ पे शो किया गया है। तो स्टूडेंट्स इंडियन मिलिट्री एकेडमी है वो कहाँ पे है? देहरादून के अंदर में है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, IMA जो है। और हमारा जो NDA का जो एकेडमी हुआ करता है वो कहाँ पे है? नेशनल डिफेंस एकेडमी है वो कहाँ पे है? पुणे के पास में एक जगह है खड़गवासला के वहाँ पे है। तो जो IMA है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, वो तो आप देखिए कि देहरादून के अंदर में है, और पुणे के वहाँ पे जो है वो है नेशनल डिफेंस एकेडमी। वेलिंगटन नाम की भी एक जगह है। एक तो आप देखिए कि वेलिंगटन नाम का जो जगह है जो न्यूजीलैंड के वहाँ पे भी है, फॉरेन कंट्रीज में आपको मिलेगा, बट हमारा जो तमिलनाडु का एरिया है वहाँ पे भी एक जगह है वेलिंगटन के वहाँ पे जो डिफेंस स्टाफ का जो कॉलेज है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो हमारे यहाँ पे अलग अलग जो अकेडमीज हैं, जो इंस्टीट्यूशन है डिफेंस फोर्स के, उनके बारे में हमने यहाँ पे देखा। आप देखिए कि NDA का जो अकेडमी है वहाँ पे हमारे डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे। उन्होंने वुमेन्स के रोल के बारे में भी मेंशन किया है कि डिफेंस फोर्स के अंदर में वुमेन्स का जो रोल है वो भी इम्पोर्टेंट है, और कैसे वुमेन्स ने कंट्रीब्यूट किया है डिफेंस सेक्टर के अंदर में। आपको एक केस के बारे में पता होना चाहिए, बबीता पूनिया केस क्या है कि डिफेंस फोर्स के अंदर में जो वुमेन्स है उनका एक कमीशन है वो होना चाहिए। बबीता पूनिया केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया था कि डिफेंस फोर्स के अंदर में वुमेन्स कमीशन है वो यहाँ पे एग्जिस्ट है, वो करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, राम टेम्पल के बारे में है। ये जो बबीता पूनिया केस है इसके बारे में आप रीड जरूर से करना कि ये बेसिकली किसको डील करता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इसके बारे में क्या बोला था, क्या वो एग्जिस्टेंस में आया है क्या, जो वुमेन्स के रिगार्डिंग में जो कमीशन को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कहा गया था। राम टेम्पल कहाँ पे है? अयोध्या के अंदर में है। अयोध्या आप देखिए कि जो सरयू नाम का जो रिवर है उसके बैंक के ऊपर में सिचुएटेड है। अब वहाँ पे जो डोनेशन है उसके अंदर में कुछ एलिगेशंस लगे थे कि डोनेशन के अंदर में जो पैसे आए उसका मिसयूज हुआ है, इस तरीके से कुछ एलिगेशंस वो लगाए गए थे। तो उसके रिगार्डिंग में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा एक SIT है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है। एग्जाम के पर्पज़ से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए? आपको यहाँ पे जानकारी होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी टेम्पल के बारे में मेंशन किया जाता है तो जो नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में एग्जिस्ट करता है, नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, उसके क्या फीचर्स हैं क्या राम टेम्पल के अंदर में, या सदर्न स्टाइल जो द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके थ्रू इसको बनाया गया। स्टूडेंट सपोज कीजिए यही यहाँ पे टेम्पल का फोटो है, तो आप देखिए कि इसके जो चारों तरफ आपको एक बाउंड्री वॉल का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा, जो कि जब आप नगारा स्कूल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर को रीड करोगे तो बाउंड्री वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो उसके अंदर में नहीं हुआ करता है। बाउंड्री वॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो सदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर है उसमें एग्जिस्ट करता है। मैक्सिमम जो फीचर हैं वो तो नॉर्दर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर के हैं इस राम टेम्पल के अंदर में, बट जो बाउंड्री वॉल का जो कॉन्सेप्ट है जो सदर्न का जो फीचर है वहाँ से इसको लिया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट जोजिला टनल के बारे में है। जोजिला टनल आप देखिए कि हमारा जो हिमालयन का एरिया है वहाँ पे सिचुएटेड है। जम्मू एंड कश्मीर का आप देखिए कि जो कश्मीर वैली है उसको लद्दाख के साथ में कनेक्टिविटी है, ऑल वेदर कनेक्टिविटी को इंश्योर करेगा। और अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे देखें तो जो गंदरबल का जो डिस्ट्रिक्ट है उसको ये कनेक्ट करेगा द्रास के साथ में, जो कारगिल द्रास का एरिया आया करता है वहाँ पे ये कनेक्ट करेगा। NH1 वहाँ पे एग्जिस्ट करता है, हमारा जो NH1 है वो एग्जिस्ट करता है। कभी आपने जो कारगिल वॉर का जो सिचुएशन है उसके बारे में अगर आपने कभी रीड किया हो या उस मूवी को देखा हो तो उसमें भी आप देखिए कि NH1 के बारे में काफ़ी बार मेंशन किया गया है। उसको जो बाहर से जो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट पर्सन आए थे, वहाँ के डिफेंस फोर्स के जो लोग आए थे,
उनका अल्टीमेट टारगेट यही था कि ये जो हाईवे है इसका जो कनेक्टिविटी है उसको लॉस किया जाए, जैसे कि अलग का जो जो सेपरेट पार्ट है उससे कनेक्टिविटी है वो ना किया जा सके। तो यही उनका कोशिश था। वो पहाड़ के ऊपर में थे, और पहाड़ के ऊपर में थे तो आप देखिए कि उनको जो एलिमिनेट करना है वो डिफ़िकल्ट रहा था, बट हमारा जो डिफेंस फोर्स है वो कैपेबल हैं हर एक अटैक को डील करने के लिए। तो उन्होंने आप देखिए कि उनको कुछ दिनों के बाद में उनको एलिमिनेट है वो कर दिया था। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे रीड करें तो ये जोजिला टनल है जो 13.14 आप देखिए कि किलोमीटर का है। तो हाईएस्ट यहाँ पे जो एक हाइट के ऊपर में वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ये टनल है जो कि कंस्ट्रक्ट किया गया है हिमालयाज के अंदर में। अभी कम्प्लीटली जो फंक्शनल फेज के अंदर में तो आने वाले ईयर्स के अंदर में आएगा, बट हमारा जो ये जो स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको भी ये शो करता है कि कैसे जो लद्दाख के पार्ट का कश्मीर वैली के साथ में कनेक्टिविटी होगा। यहाँ पे जिन लोगों ने काम किया था उनके लिए भी डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि स्टूडेंट्स ऐसा हाइट है जहाँ पे ट्री है उनका भी प्रेजेंस नहीं है। जो विंटर के समय में जो वेदर है वो वहाँ पे काफ़ी हार्श हुआ करता है, -डिग्री के अंदर में वेदर है उसको वहाँ पे ऑब्जर्व है वो किया जाता है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो किसके बारे में है? नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पे जो यूएसए का जो स्टेटमेंट आया है इंडिया के द्वारा। आप देखिए को ऑब्जेक्ट किया गया था कुछ वहाँ पे ऑयल को कैरी करने वाले जो शिप वेसल्स हैं जिनके ऊपर में यूएसए ने अटैक किया। इंडिया ने उनके डिप्लोमेट को सम्मन किया। सम्मन करने के बाद में यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो यही है कि किसी भी तरीके से इलीगल जो शिपमेंट है ईरानियन ऑयल का उसको अलाउ है वो नहीं किया जाएगा। इलीगल जो शिपमेंट है ईरानियन ऑयल का जो यूएस का फोर्सेज अलाउ नहीं करेंगे। यूएस आप देखिए कि वन काइंड ऑफ ग्लोबल पावर है जो काफ़ी सारी कंट्रीज का जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पे उसके ऊपर में डिपेंड करती हैं। यूएस के द्वारा अगर किसी कंट्री के अगेंस्ट में सैंक्शन लगा दिए जाते हैं तो सैंक्शन की वजह से आप देखिए कि काफ़ी सारी कंट्री उसके उन सैंक्शन की वजह से उस कंट्री से परचेज है वो नहीं किया करते हैं। तो यूएस का ये जो ग्लोबल डोमिनेशन है वो किसकी वजह से है? क्योंकि स्टूडेंट जो ग्लोबल ट्रेड है वो डॉलर के अंदर में वर्क किया करता है, और डॉलर का यहाँ पे वैल्यू होने की वजह से, डॉलर का जो डोमिनेशन होने की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर में, इस वजह से आपको यूएस का जो लार्जर डोमिनेशन है वो मिलेगा। आप देखिए कि ब्रिक्स का जब मीटिंग हुआ था ब्राज़ील के वहाँ पे, तो डॉलर को ही वहाँ पे डॉलर को ही रिप्लेस करने के लिए लोकल करेंसी को यूज किया जाए ऐसा कोशिश किया गया था ब्राज़ील के द्वारा। पर जैसे ही यूएस ने उस मीटिंग के बाद में, जैसे ब्रिक्स का मीटिंग हुआ तो उसके बाद में ब्राज़ील के अगेंस्ट में, इंडिया के अगेंस्ट में जो जो टैरिफ है उसको इंक्रीज है वो कर दिया था। तो इस तरीके से यूएस एक ग्लोबल मार्केट के अंदर में डोमिनेटेड पावर है। फोर्सेज का प्रेजेंस भी है जो हर एक पार्ट के अंदर में इनकी फोर्सेज का प्रेजेंस है। वेस्ट एशिया के वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे कंट्री हैं जहाँ पे इनकी बेसेज हैं वो सिचुएटेड हैं। तो इस तरीके से इनके द्वारा जो सैंक्शन लगाया गया है कि जो इलीगल शिपमेंट अगर कोई कैरी आउट होगा ईरानियन ऑयल का तो उसको ये अलाउ है वो नहीं करेंगे। इनके द्वारा जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जिसको तो ईरान ने ब्लॉकेज किया है, और जो ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉकेज किया गया है यूएस का जो फोर्सेज हैं उनके द्वारा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे प्राइम मिनिस्टर के विजिट के बारे में। फ्रांस के वहाँ पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए हैं, और फ्रांस के इस विजिट के दौरान में ही आप देखिए कि स्लोवाकिया नाम का जो कंट्री है वहाँ पे भी विजिट के लिए जाएंगे। स्लोवाकिया नाम का जो कंट्री है उसके विजिट के लिए भी प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे। अब फ्रांस के विजिट के दौरान में क्या होगा, हमारे रिलेशन किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं फ्रांस के साथ में। 2026 का जो फरवरी का समय था जब फ्रांस के लीडर इंडिया के लिए आए थे, तो हमने हमारा जो पार्टनरशिप है फ्रांस के साथ में उसको आप देखिए कि चेंज किया था। हमने यहाँ पे पार्टनरशिप को किया था स्पेशल ग्लोबल स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हमने इसको एलिवेट यहाँ पे किया था। सेकेंड आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर के इस विजिट के दौरान में एक इनोवेशन समिट है, एक टेक समिट है, उसमें अंदर में भी पार्टिसिपेट करेंगे प्राइम मिनिस्टर। टेक समिट के अंदर में भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो हो सकता है कि टेक ट्रांसफ़र है वो यहाँ पे कुछ डील हो कि फ्रांस के द्वारा कुछ टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र किया जाएगा। भारत इनोवेशन इस समिट का नाम है। भारत इनोवेशन इस समिट का नाम है। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे G7 का जो मीटिंग है उसमें भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। G7 का जो आउटरीच प्रोग्राम हुआ करता है, जो कंट्री मेंबर नहीं है उनको इनवाइट किया जाए होस्ट कंट्री के द्वारा, जो उनके फ्रेंडली कंट्री हुआ करते हैं उनको यहाँ पे।
तो उस आउटरीच प्रोग्राम का पार्ट होने की वजह से प्राइम मिनिस्टर के द्वारा G7 का जो मीटिंग है उसके अंदर में भी पार्टिसिपेट किया जाएगा। बेसिक आपको क्या पता होना चाहिए, क्या G7 का आप देखिए कि सभी यूएनएससी के जो मेंबर कंट्री हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर कंट्री हैं, वो सभी मेंबर कंट्री इसका पार्ट हैं क्या G7 का? तो स्टूडेंट चाइना है वो नहीं है, चाइना इसका पार्ट है वो नहीं है। रसिया भी आप देखिए कि पहले तो जब G8 हुआ करता था तो उसका पार्ट हुआ करता था, रसिया भी इसका पार्ट है वो नहीं है। G7 के अंदर में आपको जापान भी मिलता है, G7 में आपको इटली भी है, उसका भी इसके अंदर में मेंबर के रूप से ये इस्टेब्लिश है। कब इसको सेटअप किया गया था? इसको 1973 के समय एक मीटिंग होता है, 75 में एग्जिस्टेंस में आता है G7। और आप देखिए कि वन काइंड ऑफ ओल्डेस्ट ये ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कह सकते, एक फोरम है, क्योंकि परमानेंट हेडक्वार्टर इसका नहीं है। जहाँ पे मीटिंग होता है वहीं पे ही इसका जो टेम्परेरी हेडक्वार्टर है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, DRDO के बारे में है। DRDO के द्वारा आप देखिए कि हमारा जो क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी का जो एरिया है उसके अंदर में कुछ जो टेस्टिंग है वो किया गया है। अभी किसमें सपोर्ट करेगा? ये एनहेंस करेगा इंडिया का जो कैपेबिलिटी है एरियल और मैरीटाइम थ्रेट है उसको डील करने के लिए। मल्टी आप देखिए कि मल्टी जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनका यहाँ पे टेस्ट किया गया है। तो DRDO का कैपेबिलिटी को भी ये बताता है, इंडिया का भी जो कैपेबिलिटी है एरियल कोई यहाँ पे थ्रेट है, मैरीटाइम का जो थ्रेट है उनको डील करने के लिए इस तरीके से उन्होंने इसको डेवलप है वो किया है। नेवल एंटी शिप जो मिसाइल मीडियम रेंज का यहाँ पे डेवलप किया गया है उसको यहाँ पे शो किया है इन्होंने। तो आप देखिए कि बेसिक इंडिया का कैपेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, बेसिकली इस न्यूज़ को हम अभी लेटर फेज में रीड करेंगे, पहले यहाँ पे इसको देखते हैं। आप देखिए कि एक मोटर व्हीकल जो एक्सीडेंट है उसका एक बेसिकली केस था, पर्सन के द्वारा जो ट्राइब्यूनल हुआ करता है मोटर व्हीकल का उसमें अप्रोच किया गया, ट्राइब्यूनल ने जो जजमेंट डिलीवर किया उसके बाद में पर्सन के द्वारा हाई कोर्ट में अप्रोच किया गया कंपनसेशन को और इंक्रीज करने के लिए। फिर हाई कोर्ट ने अपना जजमेंट में इंक्रीज भी किया। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में जो पर्सन है उनका यहाँ पे अप्रोच हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के अप्रोच के दौरान में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो पर्सन है जिनका वाइफ का जो डेथ हुआ था, तो जो यहाँ पे पर्सन है जिनका डेथ हुआ है जो हाउस होल्ड का वर्क किया करते हो बट उनका जो अनपेड ये जो डोमेस्टिक लेबर का जो वर्क है उसका भी एक इकोनॉमिकल वैल्यू है, उसका इकोनॉमिकल वैल्यू है जो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया है कि अनपेड जो वर्क है जो हाउस होल्ड का वर्क है उसका इकोनॉमिक वैल्यू इस वजह से है हमारे कंट्री का जो ह्यूमन कैपिटल का जो डेवलपमेंट है कि किसी भी पर्सन का जो डेवलपमेंट है जिसमें आप देखिए कि बेसिक जो फूड का रिक्वायरमेंट होता है, जो क्वालिटी फूड उसको चाहिए, तो पीसफुल लाइफ उसको चाहिए, क्वालिटी हाउस होल्ड उसको चाहिए। तो आप देखिए कि ह्यूमन जो कैपिटल है उसके डेवलपमेंट के अंदर में ये जो अनपेड वर्कर्स हैं जो घर को जो संभालने वाली स्पेशली जो वुमेन्स हैं उन्हीं का आप देखिए कि किस तरीके से रोल यहाँ पे हुआ करता है, तो ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें उनका इस तरीके से वर्क है उसको यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें, हमारा जो कश्मीर का एरिया है जहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं तो उसके बारे में बताया गया कि क्यों वहाँ पे प्रोटेस्ट हुए हैं। काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वहाँ पे प्रोटेस्ट के कि वहाँ पे जो लोग हैं उनके ऊपर में काफ़ी बार जो रेस्ट्रिक्शन जो जिस तरीके से वहाँ पे लगाए गए हैं, वहाँ का जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है वो भी एक रीजन है और कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं। क्या यूपीएससी ऐसे कोई क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि प्रोटेस्ट क्यों हुए? वहाँ पे चांसेस काफ़ी कम हैं। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कैसे हम जम्मू एंड कश्मीर का जो ओवरऑल डेवलपमेंट करें। एक आप देखिए कि डिफेंस फोर्स के अंदर में कॉन्सेप्ट आया करता है WHAM का, विनिंग हार्ट एंड माइंड। विनिंग हार्ट एंड माइंड का जो स्ट्रेटजी है जो हमारी डिफेंस फोर्स यूज करती हैं कि जम्मू एंड कश्मीर के जो सिविलियन पर्सन हैं उनका डिफेंस फोर्स के साथ में इंगेजमेंट कैसे इंक्रीज हो, उनका जो हार्ट है उसको कैसे विन किया जाए, जिससे ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट हमारी डिफेंस फोर्स उनको प्रोवाइड करती है। विनिंग हार्ट एंड माइंड के अंदर में आप देखिए कि जो इंगेजमेंट है वो किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं जिनको कि US एंड इजराइल ने स्ट्राइक के थ्रू आप देखिए कि एलिमिनेट कर दिया था, उनका जो लास्ट राइट्स हैं जो उनका ब्यूरियल प्रैक्टिस है वो किया जाएगा। जुलाई 9 का एक डेट है वो बताया गया है। तो आप देखिए कि यहाँ पे सुप्रीम लीडर हैं जो अर्लियर सुप्रीम लीडर थे उनके बारे में है। नेक्स्ट यहाँ पे जो US के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो नेम है उसको रिमूव करने का उनको जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है कैनेडी सेंटर के वहाँ पे। देखिए कि जो कैनेडी सेंटर है वो आर्ट का वन ऑफ द लार्जर सेंटर माना जाता है US के वहाँ पे, और अब उनका नेम है उसको रिमूव किया जाएगा, इसका यहाँ पे मेंशन है।
स्वीडन के द्वारा आप देखिए कि जो स्वीडिश फाइटर्स हैं उन्होंने इंटरसेप्ट किया है कि रसियन कुछ कॉम्बैट जेट्स हैं उनके बॉर्डर एरिया के अंदर में बाल्टिक सी का जो एरिया है वहाँ पे उनका जो फ्लोइंग है उसको डिटेक्ट है वो किया गया है बाल्टिक सी के नियर बाई एरियाज के अंदर में। खैबर पख्तूनवा का जो एरिया है, खैबर पख्तूनवा जो कहाँ है, पाकिस्तान के वहाँ पे तो कुछ मिलिटेंट पर्सनस हैं 21 के आसपास बताए गए हैं, उनकी डिफेंस फोर्स ने उनको एलिमिनेट है वो किया है। यूनाइटेड अरब अमीरात एग्री किया है कि जो अनलॉक बिलियंस ऑफ डॉलर का जो पैसा है ईरान का उसको बेसिकली अनलॉक किया जाएगा जो उन्होंने लॉक किया था। वन ऑफ द वेल्दीएस्ट कंट्री है, आप देखिए कि जो मिडिल ईस्ट का एरिया है जो वेस्ट एशिया का है यूनाइटेड अरब अमीरात। और अभी उनके उनके वहाँ पे कुछ एरियाज़ में अटैक भी किया गया था ईरान के द्वारा, इनके द्वारा कुछ हार्ड डिसीजंस हैं वो भी लिए गए थे ईरान के रिगार्डिंग में। और अब उन्होंने पैसा देने के लिए अलाउ किया है, उसका अल्टीमेट पर्पज़ यही है कि कोई डील वहाँ पे साइन होगा, किसी पॉइंट्स के ऊपर में एग्रीमेंट है वो हुआ होगा। यूएसए ने जो डिसीजन लिया था उसको चाइना ने, आप देखिए कि यहाँ पे अगेंस्ट उनका जो टेक्नोलॉजी फर्म्स हैं उनके अगेंस्ट में बताया है कि जो यूएस का जो सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो बताया गया था कि चाइना का जो ये जो फर्म्स हैं उनको अलाउ ना किया जाए बिजनेस के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि यूएस और वेनेजुला के द्वारा एक जो पर्सन है जिनको कि टेररिस्ट के रूप से डेजिग्नेट किया गया था उनको यहाँ पे ऑपरेशन के अंदर में मार दिया गया है। और लेबनान का ट्रूप्स के बारे में है जो ऑलरेडी हम काफ़ी बार रीड कर चुके हैं, लेबनान इजराइल का जो इशू है वहाँ पे। स्टूडेंट्स यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में, जम्मू एंड कश्मीर के वहाँ पे आप देखिए कि कैसे जो वर्क है वो किया जाता है, कौन सा वर्क वहाँ पे किया जाता है, फ्लोरिकल्चर का। फ्लोरिकल्चर क्या हुआ करता है? फ्लोरिकल्चर बेसिकली हुआ करता है कि कैसे वहाँ पे हाई एरोमेटिक जो डमस्कस रोज हैं उनको यूज करते हुए आप देखिए कि कैसे वहाँ पे गुलकंद बनाया जाता है, कैसे परफ्यूम का जो काम है वो हुआ करता है। वैसे तो आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कन्नौज नाम की एक जगह है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री के लेटर फेज के अंदर में एक पावर सेंटर भी होता था कन्नौज, जिसके लिए थ्री जो यहाँ पे किंगडम्स हैं वो लड़ाई भी किए थे जिनको कि त्रिकोणीय संघर्ष बोलते हैं। तो फ्लोरिकल्चर जो है वो यहाँ पे परफ्यूम का जो काम है वो आपको मिलेगा, कैसे वहाँ पे रोज को यूज करते हुए गुलकंद बनाया जाता है और यहाँ पे गुलाब का जो अर्क है जो परफ्यूम है उसका मैन्युफैक्चरिंग वर्क के बारे में। क्या रीज़न है वहाँ पे बनाने के लिए? एक तो टेम्परेचर है वो आइडियल है, क्लाइमेटिक कंडीशन आइडियल है, फर्टाइल सोइल है और रोज का है उसका प्रेजेंस हुआ करता है, तो इस वजह से आइडियल सभी कंडीशन होने की वजह से उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किया जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे एंड्स के बारे में हैं, जो चींटियाँ जो हुआ करती हैं उनके बारे में। अब देखिए कि चींटियों के बारे में बताया गया है कि सेल्फ मोटिवेटेड होती हैं एथिकल वर्क करने के लिए। इनका जो ग्रुप होता है उसके अंदर में सभी जो चींटियां हैं वो मोटिवेटेड हुआ करती हैं और आप देखिए कि अपना जो वर्क है उसको कैरी आउट करते हैं। लॉन्ग टर्म इनका थिंकिंग बताया गया है, कलेक्टिव जो इफ़र्ट्स है उसको भी ये शो करता है कैसे सभी कलेक्टिव वे के अंदर में वर्क किया करते हैं। और काफ़ी बार आपको इम्पॉसिबल टास्क भी मिलेगा कि चींटी का जितना वजन है उससे ज़्यादा का आप देखिए कि जो वजन का जो सामान है उसको ये लेके जाते हैं, बार बार गिरते हैं, बार बार फिर से इफ़र्ट्स हम वो इनके द्वारा लगाए जाते हैं। ये आपको इनका आप अपने नियर बाई एरियाज़ में भी देख सकते हो कैसे ये कंटिन्यूस वर्क को कैरी आउट करते हैं। अब इनका यहाँ पे डिजीज आउटब्रेक के अंदर में कैसे जो चींटियाँ हैं वो काम करते हैं उसके बारे में मेंशन है और यहाँ पे वॉकिंग जो पैटर्न है उसके बारे में मेंशन है। तो बेसिकली जो आंट्स हैं, जो चींटियाज़ हैं, उनके द्वारा आप देखिए कि अंडरग्राउंड एक नेस्ट है उसको डेवलप किया जाता है और अंडरग्राउंड नेस्ट के अंदर में कंटिन्यूस आपको जो मूवमेंट है उसका भी एक रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पे मिलेगा। तो वो शो करता है कि कैसे यहाँ पे क्वारंटाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कैरी आउट करते हैं, कैसे रेस्ट्रिक्शंस हैं उसको लगाते हैं कि कोई पर्सन है वो डायरेक्टली उस नेस्ट के अंदर में एंटर ना कर सके, अलग जो चींटी है जो बाहर के ग्राउंड से बिलोंग किया करते हैं। यहाँ पे मूवमेंट के बारे में बताया गया कि जब भी लोग मूवमेंट करते हैं तो फ्री स्पेस के अंदर में है तो क्लॉकवाइज मूवमेंट है उसको कैरी आउट करते हैं, उसके बिहाइंड में यहाँ पे मेंशन है। और कोई किसी भी पर्सन का अगर कोई पैटर्न है मूवमेंट करने का तो उसी को वो लार्जली वे के अंदर में फॉलो किया करते हैं अगर कोई वहाँ पे चेंजेज नहीं है तो। एग्जाम के पर्पज़ से तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप देखिए कि स्टूडेंट जब आप पढ़ाई करते हो, जब भी आपका मन नहीं है पढ़ने का या कुछ समय हो चुका है अब आपको ब्रेक लेना है, तो आप भी ये जो प्रोसेस है उसको यूज कर सकते हो कि कुछ मिनट्स के लिए वॉक के ऊपर में जाना, कुछ मिनट्स के लिए वॉक के कैरी आउट करना विद इन द 2 आवर के अंदर में। 2 आवर का पढ़ाई किया फिर उसके बाद में आप यहाँ पे 15 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए एक वॉक के लिए चले गए। अब बट वॉक इस तरीके से होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा ना हो कि वो पंचायती का सिस्टम बने कि आप वहाँ पे ग्रुप बना लिया, आपने वहाँ पे डिस्कशन में चले गए।
आपका ये होना चाहिए कि आप जितना अलोन, जितना अकेले आप घूम सको घूमने की कोशिश कीजिए। वो आपका जो डिस्कशन टाइम है, जो फ्रेंड्स के साथ में एंगेजमेंट का जो टाइम है, वो एक डिफरेंट यहाँ पे एक समय आपका फिक्स होना चाहिए। क्योंकि आपका ऐसा ना है कि एंगेजमेंट की वजह से एक यहाँ पे जो पढ़ाई है उसमें अंदर में लॉस हो। फिर हो सकता है कि 10 मिनट का समय ना हो के ये 2 आवर का समय हो जाए और उसमें पता ही ना लगे। तो सेलेक्टिव वे के अंदर में आपको पढ़ाई करना है, सेलेक्टिव वे के अंदर में अपना जो पैटर्न है उसको फॉलो करना है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था जो आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड हमने रीड किया। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।